नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। अगला रिएक्शन टाइप देख लेते हैं यहाँ पे जो आ गया आपके पास रिडक्शन। तो मेरे को बताओ कि अगर रिडक्शन कराया जाएगा तो रिडक्शन पे एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन पे क्या बनना चाहिए? जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल्स बना देंगे आपके पास। अब जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए आपको क्या लगेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स लगेंगे। जो आपके पास सबसे बेसिक रिडक्शन जब हम लोग कराते थे तो उसमें एक चीज कॉमन रहती थी कि आपने हर जगह एक अपने पास ये सिनेरियो तो बनता हुआ देखा ही होगा जिसमें हाइड्रोजन, जो आप देख रहे हो हाइड्रोजन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो इनमें से। तो चाहे मैं प्लैटिनम को यूज करूं, पैलेडियम को, निकल को, तीनों एक्टिव मेटल है मेरे पास। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे आपके पास? नॉर्मली जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसको आगे जाकर के किस में कन्वर्ट कर देंगे? अपॉन रिडक्शन अल्कोहल में। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास हो गए, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है इस केस में। अब ध्यान रहिए, इसको हम लोग लिखेंगे रिड्यूसिंग कंडीशंस। एजेंट से ज्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशंस। पर ये कैसी है मेरे पास? ये माइल्ड है, तो आप अल्कोहल से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो। एल्डिहाइड या कीटोन पे अगर इसको यूज कराएंगे तो अल्कोहल पे ही रुक देगा, उसके नीचे नहीं ले जाएगा आपको ये। अब ऐसे और कई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं THF के साथ, मतलब टेट्राहाइड्रोफुरान होती है जो। इसने भी आपके एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करके दे दिया? देखो, प्राइमरी अल्कोहल में। अब बात क्या होती है कि दो तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती हैं। अब आपको अल्कोहल तो चाहिए, पर अल्कोहल प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। तो जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हो ना, तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन पे क्या मिलता है? अगर मैं एल्डिहाइड्स का रिडक्शन कराऊंगा तो एल्डिहाइड्स के रिडक्शन पे मिलेंगे आपको 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि अब उल्टा करना है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलते थे? एल्डिहाइड्स, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलते थे? कीटोन। तो आप उसका रिवर्स करो ना। अब जब आपको एल्डिहाइड और कीटोन पहले दे रहे हैं तो आप वहां से अपने पास रिवर्स ऑर्डर में ले जाओ इसको। तो जब मैं कीटोन्स का रिडक्शन करूंगा तो कीटोन्स की रिडक्शन पे भी बनेगा तो अल्कोहल ही, पर वो अल्कोहल कितने डिग्री की होगी आपके पास? 2 डिग्री की। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है दोनों रिएक्शन, एल्डिहाइड भी लिखा हुआ है, कीटोन भी लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, अल्कोहल जो अपने पास 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रही है, तो एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हैं हम लोग? LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जबकि कीटोन के साथ क्या लगाया हुआ है? कीटोन के साथ लगाया हुआ है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे लगी हुई है, NaBH4 लगी हुई है। तो देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना है और पहले वाले केस में आपके पास बना था 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, इसमें आप लोग कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये एग्जाम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आता ही आता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर से है, पर आएगा जरूर। तो इसको गलत मत करके आ जाना बस। H2 का मतलब है एक हाइड्रोजन O को दे देना और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ देना, बस इतना ही करना है आपको। देख लो यहाँ पे कार्बन के पास पहले यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन थी? सिर्फ एक हाइड्रोजन लगी हुई थी, यहाँ पर टोटल 2 हो गई है, और एक H आपकी O के साथ लग गई है। तो इतना सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, इतनी बार आएगा, अभी इतनी बार आप इसको पढ़ चुके हो और अभी आगे भी आएगा ये, तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे रिएजेंट्स। तो कम से कम इस पार्ट में आप गलत मत करना, जहां से अपने पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की। फिर यहां पर इस तरफ आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक कॉलम बना रखी है जो कि डिफरेंशिएटिंग कॉलम है बिटवीन LiLH4 एंड NaBH4। तो इन दोनों में LiLH4 जो होता है ना, वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू NaBH4। है तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट ही, बट वो वीक या फिर आप उसको माइल्ड का केस लेना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और देखो किन किन के ऊपर इसको लगाते हैं, ये भी लिखा हुआ है कहां कहां पर इसको यूज करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, नाइट्राइल्स, ईस्टर्स। जबकि NaBH4 को मैं किस पे यूज कर सकता हूं? सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड्स पर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड उस लिस्ट से बाहर हो गया। अभी इसी चैप्टर में अगला सेक्शन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करा जाएंगे तो NaBH4 का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पर रिडक्शन पर क्या यूज कर रहे होंगे आप लोग हर जगह? LiAlH4। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, और भी कई रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बट अभी यहां पर हम लोगों को सिर्फ इन दोनों को पढ़ना है। रिडक्शन रिएक्शन में अगला आ जाते हैं हम लोग। देखो आपकी इन दो नेम्ड रिएक्शन पर जो कि रहेंगी क्लीवेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ, तो वुल्फ जैसे भेड़िया होता है हमारे पास, भेड़ियों को ही कहते हैं ना वुल्फ, तो वही है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लीवेंसन रिडक्शन। जब आपको एल्डिहाइड और कीटोन से कन्वर्जन करना होगा हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन आपके पास सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल, फिर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन और दोबारा ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके सबसे उसकी लोअर यूनिट तक ले जा रहे हैं, जो कि क्या रहेगी अपने पास यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो सबसे पहली रिएक्शन आपको रिडक्शन में पढ़ा रहे हैं, देखो वो नेम्ड कैटेगरी की है, ये है क्लीवेंसन। क्लीवेंसन रिडक्शन का अपने पास जो रिएजेंट होता है वो आता है आपके पास जिंक, मरकरी और HCl। तो जैसे आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है,
तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों पे सेम चीज लगती है और ZnHgHCl क्लेमेंशन रिडक्शन करेंगे। यहां पर जितने भी कार्बन इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड रहे होंगे वो एज इट इज लगे रहेंगे, और आपके पास हाइड्रोजन की अगर एडिशन हुई है तो वो ऑक्सीजन वहां से चली गई और कार्बन के दोनों बॉन्ड यहां पर अब किसके साथ लग गए, अपने हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे इसको समझने के लिए अगर आपको रिएक्शन यहां पर लिखना चाहो तो रिएक्शन देखो अपने पास, जैसे आपने बोला कि आप CH3CHO लेकर के आए, तो CH3CHO पर अगर ZnHgHCl लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कितने कार्बन है यहां पर टोटल, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बनाओगे आप, सिंगल बॉन्ड वाला CH3 और CH3। सिंपल, कुछ नहीं करना है, CH3 आपके पास ये बन करके आ जाएगा यहां पर। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होता है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरे पास एल्केन में। ठीक है, क्या नाम होगा इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट यहां से बन करके आया है, ये आपका इथेन है। अब अगर अगला हम लोग ध्यान देंगे तो अगला आ रहा है आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्केन में, या फिर हम लोग कहें हाइड्रोकार्बन में। लेकिन इसका जो रिएजेंट रहता है, आपके पास रिएजेंट रहती है मेरे पास हाइड्रोजन। पहले स्टेप में हाइड्रोजन लगाई जाती है और दूसरे स्टेप में आपका यहाँ पर KOH लगाया जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं या अल्कोहलिक मीडियम में यूज करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के साथ, अब ये स्टेप बाय स्टेप वाली चीज है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको समझना है। स्टेप बाय स्टेप पे अगर चलेंगे तो कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, जब इसमें अमोनिया डेरिवेटिव देखा था कि पहले स्टेप में किसकी रिमूवल कर देना, H2O की। H2O आप यहां से हटाओगे तो क्या बचाइए, NNS2 को किसके साथ जोड़ दिया, आपके कार्बन के साथ। और सेकंड स्टेप में दोबारा से रिएक्शन किसके साथ हो गई, फिर KOH के साथ। जब KOH के साथ रिएक्शन हुई तो फाइनल रिडक्शन पर जो प्रोडक्ट निकल करके आया उसमें आपका जो कार्बन है उसका डबल बॉन्ड जो था वो अब अपने पास हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो ये मेरे पास कन्वर्जन हो गया कार्बोनिल ग्रुप का किस में, अपने पास एल्केन में। ठीक है, जब ये रिएक्शन भी आपको लिखने को आएगी तो यहां पर भी देखो, आपको मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, आप एक ही स्टेप में दिखा दो पूरी रिएक्शन। जैसे आपकी कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, कैसे लिखेंगे यहां पर, पहले तो हम लोग लिखेंगे NH2 हाइड्रोजन, और फिर यहां पर सेकंड में ऐसे लिख देंगे इसको, KOH यूज कर रहे थे और कैसे मीडियम में यूज कर रहे हैं इसको, अल्कोहलिक। तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल लिखा हुआ है, आप इथिलीन ग्लाइकॉल लिख सकते हो या अल्कोहलिक KOH लिख सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट नहीं बना करके देना है। अब आप यहाँ से सीधा अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। कितने कार्बन है टोटल आपके इस कीटोन में, 3। तो 3 कार्बन की जो एल्कोन बनेगी वो 3 कार्बन की एल्केन क्या रही होगी, CH3 CH2 CH3। आपको जिस पार्ट पर ध्यान देना है वो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस वाली कार्बन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ने, जोड़ दिया आप लोगों ने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड मत लगा करके आ जाना बस, अगर कहीं आपने वहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया वो गलत हो जाएगा, वो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। आई बात समझ में, रिडक्शन आया इसका यहाँ पर। तो रिडक्शन में ये 2 तो हो गए हमारे पास नेम्ड रिएक्शन। कौन सी वाली हो गई, एक तो हो गई क्लीमेंशन रिडक्शन और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अगला यहाँ पर एक रिडक्शन और रहता है जो कि रहता है रेड फॉस्फोरस के साथ। ये कई बार आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। जब मेरे पास मल्टी स्टेप कन्वर्जन आते हैं ना, तो मल्टी स्टेप कन्वर्जन का मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहले A से B बन रहा है, फिर B से C, C से D। तो उसमें कई बार जब एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन आता है तो वहां पे रेड फॉस्फोरस दे रखा होता है। रेड फॉस्फोरस के ऐसा रिएजेंट होता है जिसको, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है क्योंकि इसके साथ कोई बड़ा रिएजेंट नहीं लगा हुआ यहाँ पे। रेड फॉस्फोरस का काम रिडक्शन का होता है। तो जब ये कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप को स्ट्रांगली रिड्यूस करके एल्केन तक ले जा लेते हैं। तो रेड फॉस्फोरस के साथ अगर मैं हीट करता हूं आपके कार्बोनिल मिक्सचर को, तो वो मेरे को यहां पर ले जा लेगा आपके एल्केन तक, या मैं कहूं सबसे लोअर हाइड्रोकार्बन तक। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस भी आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो रिड्यूसिंग एजेंट में 3 हो गए, एक तो ZnHgHCl हो गया, एक आपका हाइड्रोजीन हो गया, और एक हो गया मेरे पास यहाँ पे रेड फॉस्फोरस। ऊपर वाली दोनों ही नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन है तो क्या पता नाम से लिखने को आ जाए, और अगर नाम से नहीं आती है तो भाई फिर आपको रिएजेंट ध्यान रखना पड़ेगा, रिएजेंट तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगला रिडक्शन के बाद अब बारी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन की। अब ऑक्सीडेशन करा करके देख लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ऑक्सीडेशन कराने का मतलब ये होता है कि अभी तक आप लोगों ने जो ऑक्सीडेशन पढ़ा है इतना तो आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो फर्दर अब आगे क्या मिलना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो आप लोगों को यूज करने हैं, और यहाँ पर आप कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखोगे जो कि इससे पहले आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पर नए आएंगे जो कि एज अ टेस्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं।
तो अपने पास जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये तीन तो आपको पहले से ही पता होंगे, है ना, नाइट्रिक एसिड, KMnO4 और K2Cr2O7। HNO3 की बात करें, KMnO4 की बात करें, K2Cr2O7 की बात करें, तीनों की तीनों मेरे पास कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, स्ट्रॉन्ग। मतलब यहां से अगर कुछ बनेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। लेकिन इसके अपार्ट हमारे पास दो और होते हैं, एक होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट और एक होता है मेरे पास यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं है, माइल्ड की कैटेगरी में है। बट ये दोनों सोल्यूशन ना कार्बोनिल ग्रुप पे एक्ट करते हैं। अभी देखेंगे कि किस पे एक्ट करेगा, कौन सा ऐसा है जिसके साथ सिर्फ एल्डिहाइड एक्ट करेंगे और कौन सा ऐसा है जिसके साथ सिर्फ कीटोन रिएक्ट कर रहे होंगे, और क्या ऐसा भी होगा एलिफेटिक तो करेंगे, एरोमेटिक नहीं करेंगे। अभी सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी आगे। तो अब आपके पास यहाँ पे दो नई चीजें आने वाली है, एक तो आएगा टॉलेंस वाला और दूसरा रहेगा मेरे पास फेलिंग्स। तो टॉलेंस और फेलिंग्स पे चलने से पहले एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ी बहुत यहाँ पर अपने पास चीजें देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं HNO3 यूज कर लेता तो तब यहां पर क्या कहानी रहती। जैसे अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड अगर आपके पास है जैसे CH3CHO है, कोई आपको कह दे कि यहां पर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, मुझे बताओ क्या बनेगा अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डालूंगा इस पे, तो क्या बनना चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 पर? ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल? दो। तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, इथेनोइक एसिड यहां से बन करके आ गया मेरे सामने। कीटोन की अगर बात करी जाएगी, आप इसको कीटोन पर भी एक्ट करा दो लो। कीटोन जैसे आपके पास CH3COCH3 है, मतलब मेरा प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन की रिएक्शन होने जा रही है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। जब ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये बन करके आ गया आपके सामने यहाँ पे। अब ये जो कीटोन है ना, कीटोन में क्या होता है, कीटोन में आपके पास जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कार्बोनिल कंपाउंड को हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप का हो रहा है। मतलब आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहां पर स्टडी करना है। अगर आपकी कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है, केस यहां पर ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा, तब कैसे ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, एक सेकंड। कीटोन में मैंने गलती कर दी। कीटोन में गलती यह है कि यहां पर आपको मिक्सचर मिलेगा कार्बन उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। एक तो आपको मिलेगा HCOOH और दूसरा क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पे ना देखो बॉन्ड क्लीवेज जब होगी तो भाई बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, या तो आप यहां से तोड़ दो इसको, ठीक है, या आप यहां से तोड़ दो, बात एक ही है। अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन की बनेगी, दूसरी वाली दो की। अगर आप इधर से भी तोड़ते तो सेमी चीज होती, सिंगल कार्बन वाला बनता डबल कार्बन, मतलब एक कार्बन प्लस दो कार्बन बन रहे। तो एक कार्बन प्लस दो कार्बन जो यहाँ पे बनेंगे, अगले वाले में फिर वो ये रहेगा CH3COOH। यहां पे क्या था, ये वाला जो कीटोन है, कीटोन कैसी है, जो प्रोपेनॉन है, ये कैसी कैटेगरी का कीटोन है मेरे पास? एक ये सिमेट्रिकल है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर केस सिमेट्रिकल ना हो और अनसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या होगा। अगर आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल है तब कैसे हम लोग यहां पर बताएंगे कि बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से की जाएगी, कैसे अलग करेंगे यहां से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। जैसे आपकी जो कीटोन थी, मैं इसमें एक साइड कार्बन के छोड़ता हूं दो कार्बन और एक साइड छोड़ देता हूं यहां पर सिंगल कार्बन। ठीक है, आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल के लेफ्ट साइड दो कार्बन है और कार्बोनिल के राइट हैंड साइड कितने कार्बन है? सिर्फ एक। अब बात पता है क्या होती है, अब आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे मैंने ऊपर आपको बोला था, आप यहां से अल्काइल अलग करोगे और कार्बोनिल को इसके साथ रिटेन कराओगे। मतलब ये मैं इस तरीके से तोड़ करके कार्बोनिल को दो कार्बन के साथ रिटेन करूं, या फिर मैं एक चीज ये भी कर सकता था कि मैं यहां से तोड़ सकता था। ठीक है, तो आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर 2 है फॉर क्लीवेज। तो कौन सा प्रेफर कराया जाता है इसमें, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? कहां से टूटेगा, इसका मतलब है कि अगर देखो ऑप्शन 1 की अगर बात करी जाए, अगर पहले वाले की बात करें तो आपका कार्बोनिल ग्रुप जो जा रहा है वो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ रिटेन हो रहा है? दो कार्बन एटम्स के साथ। और अगर आपने ऑप्शन 2 चूज करा तो आपका कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ रिटेन होगा? एक कार्बन एटम के साथ। तो ये जो ऑप्शन 1 है ना, इस ऑप्शन 1 के हिसाब से चला जाता है, ऑप्शन 2 के हिसाब से नहीं। सो ऑप्शन 1 जो है, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, ऑप्शन 2 के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन 1 के हिसाब से नहीं।
आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप एक ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ रिटेन होना चाहिए जिसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके साथ निकलते? CH3 के साथ। अगर उसके साथ जाता तो कितने कार्बन एटम्स लेकर के जाता अपने साथ? 2। ठीक है, ये होता है आपके पास पॉप-ऑप्स रूल। कौन सा रूल है हमारे पास? ये पॉप-ऑप्स। तो पॉप-ऑप्स रूल आपको ये बताता है कि आपका जो कीटोन ग्रुप है, या कीटोन ग्रुप तो नहीं लिखना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप, ये किसके साथ रिटेन कराया जाएगा? लेसर नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप। एक ऐसे एल्काइल ग्रुप के साथ जिसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, तो पॉप-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन से अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला होता तो क्या होता? देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पर तो ऑप्शन 2 चूज करा ना हमने, तो ऑप्शन 2 चूज करने पर ये 2 कार्बन अलग हो गए और वैसे ये 2 कार्बन अलग हो गए। तो आपके पास जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कितने कार्बन एटम्स हैं यहां पर अपने पास? 2-2। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है आपका तो फिर पॉप-ऑफ रूल लगाएंगे वहां पर। ये होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए। आई बात समझ में? पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है आपको? तो ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन के अराउंड जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं। अब यहां से आपके पास वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहां से हम लोग डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन दे दिए जाए 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, तो आप उन दोनों टेस्ट ट्यूब पे किसी रिएजेंट की हेल्प से कैसे वेरीफाई करोगे कि एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है? सबसे पहला रिएजेंट जो आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा वो रहेगा मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट। अभी जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट की अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास सिल्वर अमोनिकल सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर अमोनिकल सॉल्ट बनता है इसी को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ये बन रहा है यहां पर, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट की प्रिपरेशन वैसे आपसे नहीं पूछेंगे। अगर टॉलेंस रिएजेंट की प्रिपरेशन कभी पूछे तो पहले सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर का ऑक्साइड, फिर ये सिल्वर का ऑक्साइड दोबारा रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। और जब सिल्वर ऑक्साइड ने दोबारा रिएक्ट करी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट बन करके आती है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर अमोनिकल सॉल्ट, वैसे इसका पूरा नाम ही लिख दो आप, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट कहते हैं हम लोग इसको। ये जो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट यहां पर बन करके आया है इसी को कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। इसी को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो अब टॉलेंस रिएजेंट कैसे काम करता है? सबसे पहली चीज, जब भी आप टेस्ट ट्यूब में इस सिल्वर रिएजेंट को डालोगे या इस अपने पास टॉलेंस रिएजेंट को डालोगे तो ये जाकर के एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और अपनी टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना तो थोड़ी देर बाद उसमें नीचे सिल्वर का सॉल्ट या सिल्वर के पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं हम लोग इसको। तो सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब है वो जो सिल्वर कलर का नीचे प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि आपने जो टॉलेंस रिएजेंट डाला था वो कंपाउंड जिसके ऊपर वो गिरा है वो कंपाउंड मेरे पास क्या था? एक एल्डिहाइड था। तभी नीचे क्या डिपोजिशन देखने को मिली आपको? सिल्वर मिरर की। तो ये जो सिल्वर मिरर लिखा हुआ है ना, ये सिल्वर मिरर नीचे अपने पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो RCHO क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ हो रही है। ध्यान रहे, टॉलेंस रिएजेंट ही है, बस मैंने इसको आयंस की फॉर्म में अलग कर दिया। ठीक है, बता रहे हैं आपको, रिएक्शन सिखा रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है आपका RCHO एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो यहां से आपका कार्बोक्सिलेट आयन अलग हो गया और ये सिल्वर मिरर का मतलब है सिल्वर के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हुए आपको टेस्ट ट्यूब में दिख जाएंगे, जो कि इस बात को वेरीफाई करेंगे कि आपके टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था और कीटोन नहीं था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं और इस टेस्ट को कौन परफॉर्म करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एल्डिहाइड्स। ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड्स ही परफॉर्म करेंगे, कीटोन्स इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये आप टेस्ट ट्यूब देखना। ठीक है, तो जैसे टेस्ट ट्यूब यहां पर बनी हुई है ना, तो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाता है ये जाकर के, जो सिल्वर का सॉल्ट होता है ये बिल्कुल नीचे वाले लोअर पोर्शन पर, ये इन जगहों पर। ठीक है, अभी मुझे अगर आप उतना क्लियर देख पाओगे तो वैसे इतना क्लियर दिखेगा ना उस इमेज में। ठीक है, नीचे वो जो सिल्वर की डिपोजिशन हो रखी है, तो ये जो सिल्वर की डिपोजिशन है आपको बता रही है कि आपने जो कंपाउंड लिया था वो एल्डिहाइड था, वो कीटोन नहीं था।
तो अब एल्डिहाइड में दोनों एल्डिहाइड्स इसको परफॉर्म करते हैं। दोनों एल्डिहाइड्स परफॉर्म करने का मतलब है चाहे मेरे पास एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों इसको परफॉर्म करेंगे, कीटोन किसी भी तरीके का परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे आप एलिफेटिक लेकर के आओ चाहे एरोमेटिक लेकर के आओ। तो कीटोन्स में जो लिखा हुआ है, एल्डिहाइड्स में जो लिखा हुआ है, एल्डिहाइड्स में आप एक चीज ध्यान रखना कि एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक दोनों, क्योंकि ये भी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। क्यों कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं? क्योंकि अभी सिर्फ ये अकेला नहीं है, अभी फेलिंग भी आपका इंतजार कर रहा है आगे, अभी वहां पर भी एरोमेटिक और एलिफेटिक वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। वहां पर भी देखेंगे कि अभी क्या अपने पास यहाँ पर केस बनता है, सिनेरियो बनता है। अगले टेस्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन या फिर आपका फेलिंग्स टेस्ट। देखो आपके पास जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन भी हम लोगों के पास एक टेस्ट होता है फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है। फेलिंग सोल्यूशन बनाने के लिए आपको दो रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब फेलिंग के ही दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए और दूसरा होता है मेरे पास फेलिंग सोल्यूशन बी। तो जो फेलिंग सोल्यूशन ए है, फेलिंग सोल्यूशन ए को फेलिंग सोल्यूशन बी के साथ मिक्स किया जाता है और इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। और जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है ना आपके पास, वो एक रोशेल सॉल्ट होता है। तो जो रोशेल सॉल्ट है, रोशेल सॉल्ट के साथ जब आप मिक्स करते हो आपके फेलिंग सोल्यूशन ए को, जो कि कुछ नहीं है सिर्फ कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में, और इसको हम लोग मिक्स करते हैं आपके रोशेल सॉल्ट के साथ। अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूले की बात करें, देखो रोशेल सॉल्ट के, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, एल्कलाइन होता है अपने पास ही। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपके पास बनता है फेलिंग सोल्यूशन, जो कि फाइनली हम लोगों को क्या करना है, आपकी जो दी हुई टेस्ट ट्यूब है उसमें डालना है। अब अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में गिरा हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड रहा होगा तो फेलिंग टेस्ट वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन एल्डिहाइड में भी अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा तो, ठीक है, कीटोन ये टेस्ट देते नहीं है, और एलिफेटिक भी सिर्फ अपने पास, वो एल्डिहाइड भी सिर्फ वही इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जो आपके पास एलिफेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड इसके लिए इनर्ट है, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को आप चेक नहीं कर सकते हो फिर। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होती है, फेलिंग सोल्यूशन आपके पास रिएक्ट करेगी, लेकिन तब रिएक्ट करेगी अगर आपके पास जो गिवन एल्डिहाइड है वो कैसा होगा, हमारा एलिफेटिक होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में और कीटोन के केस में हम लोग इस टेस्ट को नहीं लगाते हैं। सिंपल सी चीज है यहाँ पर। ये जो क्यूप्रस आयन है और दूसरा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों हमारे फेलिंग टेस्ट से आ रहे हैं, वो फेलिंग सोल्यूशन से आ रहे हैं। ये आया है आपका फ्रॉम फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। पूरे कंपाउंड का आप लोगों को नाम नहीं लिखना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फेलिंग सोल्यूशन का काम क्या था। फेलिंग सोल्यूशन ने आपको क्यूप्रस आयन दिया और हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसने जाकर के किसके साथ रिएक्ट करा, आपके एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा, और वहां से देखो फिर से कार्बोक्सिलेट आयन मेरे पास अलग हो रहा है। लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होती है आपकी, जो कि ब्राउन कलर की होती है, और उसके साथ साथ वाटर यहाँ पर रिलीज होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, इस टेस्ट ट्यूब में जो अपने पास नीचे जब पीपीटी सेटल डाउन होगा तो वो ब्राउन कलर का होगा। तो जब वो ब्राउन कलर की पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, वहां पे वो जो अपने पास कंपाउंड का कलर निकल करके आता है ब्राउन, वो इस बात को यहाँ पर वेरीफाई करता है कि आपने टेस्ट ट्यूब में जो इससे पहले कंपाउंड लिया था वो एक एल्डिहाइड था। तो ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है, इससे पहले वाला भी ऑक्सीडेशन था, ये भी आपके पास एक ऑक्सीडेशन होता है, बट इस बार हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं आपका फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, जो कि एक टेस्ट है या फिर एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन नहीं करेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म, और नहीं आपके पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये तो था अपना फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट के बाद अगला आ जाते हैं, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज हेलोफॉर्म टेस्ट। ऐसा नहीं समझना है आपको कि ये हमारे पास आपसे नाम से पूछे जाएंगे कि हमें हेलोफॉर्म टेस्ट बता दो, या हम लोगों को आपको ये फेलिंग टेस्ट बता दो, ठीक है, या टॉलरेंस टेस्ट। नाम से आ जाता है, बहुत इजी होता है करना, ठीक है। नाम से आ जाएगा तो हर एक बच्चा पढ़ करके जा रखा होगा, और इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ता है, आप लिख दोगे वहां पर रिएक्शन। प्रॉब्लम आपको तब आएगी अगर इसका क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, जैसे अभी हेलोफॉर्म से हम लोग शुरुआत करेंगे तो आपको यहीं से मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके। ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट होता है ना, हेलोफॉर्म में क्या होता है, हेलोफॉर्म में सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो। इसका मतलब है ऐसे सभी कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट ये वाला ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो गया मेरे पास, ये आपका मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल है और उसके साथ देखो यहाँ पर कार्बोनिल लगी हुई है। तो कम से कम मेरे को हर एक कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए। तो जिसके पास भी ये ग्रुप मेरे पास कॉमन है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो इस टेस्ट को परफॉर्म कर जाएंगे। देखो आपके पास इसमें जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म के लिए आप देखना, आइडोफॉर्म के लिए हम लोगों ने बोला कि कम से कम मेरे को मिनिमम ये वाला ग्रुप तो चाहिए। इसका मतलब सबसे पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है वो मेरे पास क्या रहने वाला है, आपका इथेनॉल रहने वाला है। क्योंकि इथेनॉल से नीचे अगर मिथेनॉल पे जाएंगे तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका HCHO, तो उसके पास वो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो आपको मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप आपको यहीं से मिलेगा।
पहले स्टेप में रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने इसमें लगाई हुई होती है ये एक्सेस में लगा रखी होती है। अभी मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन लिख रखी है वो रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में लिख दी है कि मतलब सेम स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 को दोनों एक साथ दिखा करके यहाँ पर हम लोग इसका फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसको अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 2 स्टेप में रिएक्शन आगे बढ़ती है, अभी उसको भी देखते हैं कि वो चीज कैसे होती है। तो हुआ क्या, आपके पास जो सोडियम सॉल्ट था, एक कार्बन का तो सोडियम सॉल्ट बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, सोडियम मेथेनोएट। एक तो हो गई यहां पर सोडियम मेथेनोएट की फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ इसके साथ जो आप ये देख रहे हो ये क्या बन गया, CH3। इसी को हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता था, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, CHCl3। तो जो CHCl3 होती है, CHCl3 आपके पास क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला बनता है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वहां पे क्लोरीन को हटा करके अगर हम लोग वहां पर आयोडीन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, आइडोफॉर्म। ये आपके पास होता है पहली बात तो येलो कलर का, ठीक है, और ये आपके पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अगर आपके टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद आयोडीन डालने पर देखते हैं कि आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे को येलो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो रहा है, तो ये इस बात को मेरे पास वेरीफाई कर रहा है कि मैंने जो भी एल्डिहाइड या कीटोन इधर लिया था वो कैसा था आपके पास, वो एटलीस्ट एक मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप वाला था। ठीक है, तो इस टेस्ट को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों परफॉर्म करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एल्डिहाइड की अगर बारी आएगी तो कम से कम 2 कार्बन का एल्डिहाइड वो रहा होगा, और अगर कीटोन की बारी आएगी तो कीटोन तो आपके पास शुरुआती कहां से होती है, 3 कार्बन से। ठीक है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन का आपके पास कीटोन। ये आपको पता है क्वेश्चन में कहां पर काम आएगा, मैं बता दूं, ये आपको उन क्वेश्चंस में काम आएगा जहां पर होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ होता है आइडेंटिफाई A, B, C and D, और उसके नीचे ये भी लिख के दे देते हैं वो कि नेम द रिएक्शंस या राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। ठीक है, कहते हैं कोई अपने पास केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था, तो उसने क्या करा, उसने अपने पास रिएक्शन करने पर एक येलो कलर का कंपाउंड बनाया। तो जहां भी वो येलो कलर के कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, येलो पीपीडी की फॉर्मेशन होती है, वो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, आइडोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है ये दोनों ही अपने पास परफॉर्म करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ये हम लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी देखी थी। अब ये तो CH3 डबल बॉन्ड O वाला तो चलो ये तो समझ आता है, ठीक है, ये चीज तो हमारे पास यहां पर हो गई। अब यहां पे क्या लिखी हुई है कि ये अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे ना तो ये कंपाउंड भी क्या करता है, ये कंपाउंड भी मेरे पास कौन सा टेस्ट परफॉर्म करता है, हेलोफॉर्म। ठीक है, या फिर आइडोफॉर्म। जबकि ये ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, क्या है अपने पास, ये आपका अल्कोहल है। और अल्कोहल में भी अगर मैं देखूं तो यहां पे भी वही हो रखा है, ये आपका मिथाइल है, और ये मिथाइल के साथ यहां पर एक कार्बन और है और उसके साथ OH लगी हुई है। तो एथेनॉल जो होती है, एथेनॉलिक जो ग्रुप होते हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और हाइड्रोजन लगा दूंगा तो CH3 CH2 OH हो जाएगा। तो अगर आप इसके बाद अगर आगे चलोगे तो और भी कार्बन की चेन आ सकती है। इसका मतलब अल्कोहल्स में भी ये वाला ग्रुप जिसके पास कॉमन है वो भी आपको टेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल्स में भी अगर ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है तो वहां पर भी आपके पास आइडोफॉर्म जो टेस्ट है वो परफॉर्म हो रहा होगा। तो ये था अपने पास आइडोफॉर्म टेस्ट, जहां पर वो हेलोफॉर्म टेस्ट, जहां पर हम लोगों ने पहले केस में आइडोफॉर्म बनाया। आप यहाँ पे क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइम ये होता है यहाँ पे आयोडीन ही ले रखी होती है। ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन हम लोग नहीं लेते हैं, आयोडीन आपको ज्यादातर टाइम लगी हुई दिख जाएगी। तो इसलिए इसको नाम से भी अगर देखा जाए तो आइडोफॉर्म ही लिखा हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखो ये जो CH3CHO था, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले आप कौन सा कंपाउंड लगा रहे हो, यहाँ पे NaOH लगाया था, और NaOH के साथ किसकी एडिशन करी थी हम लोगों ने, I2 की। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपकी जो ये कार्बोनिल ग्रुप के बाद वाली कार्बन है विच इज अल्फा कार्बन, ये कौन सी कार्बन है हमारी, ये अल्फा कार्बन हुई, क्योंकि ये कौन सी हो गई, ये तो आपकी फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद पड़ने वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है। तो अल्फा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है ये आपके पास रिप्लेस हो जाएगा, और कौन रिप्लेस कर देगा इसको आकर के, आपका हेलोजन, जो भी आपने यहाँ पे यूज करा होगा। अगर ब्रोमीन लगाई होती तो ब्रोमीन रिप्लेस करता, क्लोरीन लगाई होगी तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा। ये बनेगा मेरे पास CI3CHO और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड यहां से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लगा रहे हो ये एक्सेस में लिया जाता है। अगर ये आपने एक्सेस में ले रखा है ना तो ये दोबारा रिएक्ट करेगा अब इसके साथ, ये जो CI3CHO है अब इसके साथ दोबारा रिएक्शन होगी इस NaOH की, और जब दोबारा से रिएक्शन होती है तो अब मेरे पास क्या होता है, अब यहाँ पे आपके पास ये दोनों जो कंपाउंड है ये यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज के बाद अलग हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे क्या अलग हो गया आपका HCOONA, ठीक है, एक तो मेरे पास बन गया उसका सोडियम सॉल्ट,
और दूसरा क्या बन करके आ जाएगा आपके पास, CH3। ठीक है, ये है अगर मैं रिएक्शन को यहां पर आपके पास तोड़ करके बताऊं कि कैसे होती है 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में यहां पे देखेंगे कि जो हाइड्रोजन थी उसको आयोडीन ने रिप्लेस करा, फिर इसके बाद ये कंपाउंड दोबारा रिएक्ट करता है आपके NaOH के साथ, क्योंकि NaOH आपने किस में डाला हुआ है, यहाँ पर एक्सेस में लगाई हुई होती है। अब यहाँ पे अगर एल्डिहाइड की जगह फॉर एग्जांपल कीटोन होता तो देखते हैं कीटोन के साथ क्या बनता। देखो कीटोन अगर लेकर के आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे पास 3 कार्बन से नीचे का तो कीटोन होता ही नहीं है, तो अगर मैं यूज करूंगा तो कम से कम आपको प्रोपेनॉन यहां पर लगानी पड़ेगी। तो इसके साथ भी अगर आपने NaOH और प्लस I2, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है वैसे यहां पर लिख लेते हैं, NaOH प्लस I2 लगाया तो पहले क्या होगा, अब यहां पे जो कार्बन है इसके साथ 2 अल्फा कार्बन लगी हुई है, भाई ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो मैं इसको α1 लिख देता हूं, इसको α2 लिख देता हूं। अब आप चाहे आयोडीन इधर लगाओ चाहे आप आयोडीन इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बारी में एक ही के साथ लगाना, दोनों के साथ मत लगा देना। चलो मैं इसको चूज करता हूं α1 को, तो Ci3 COCH3 और प्लस यहां से बाहर हो गई आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर दोबारा से ये रिएक्ट करेगा। अब ये दोबारा से रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके NaOH के साथ, क्योंकि वो तो आपने एक्सेस में डाली हुई है। तो मेरे पास इस बार जो सोडियम का सॉल्ट बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का, CH3COONA, सोडियम एथेनोएट, और सोडियम एथेनोएट के साथ कौन बाहर हो जाएगा, फिर से ये आपका आइडोफॉर्म। ठीक है, हमेशा बाहर आपको यहां से हेलोजन ही करनी है, मतलब हेलोफॉर्म ही बाहर करना है, उसके अपार्ट जितने भी कार्बन लगे हुए होंगे वो हमेशा सोडियम के साथ लगाना। ठीक है, इसके साथ मत जोड़ देना, यहां पर बॉन्ड क्लीवेज जैसी चीजों पे आप अभी मत जाना, बस इतना ध्यान रखना कि जो मेरे पास एक कार्बन होती है एक ही कार्बन का हेलोफॉर्म आपको वहां पर बना करके देना है। तो ये येलो कलर का होता है, ये आपकी येलो कलर का आइडोफॉर्म है, नीचे सेटल डाउन हो रहा होगा, सेम चीज यहाँ पर ऊपर भी होगी। ये येलो कलर है और ये येलो कलर का जो आइडोफॉर्म है आपको नीचे सेटल डाउन होता हुआ दिख जाएगा। आई बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अनसिमेट्रिक भी है ना कीटोन, तो हमें क्या करना है, हमें तो यहां से ये जो Ci3 आपने लगाया था ये हमेशा अल्फा कार्बन के साथ ही लगानी होती है, तो एक कार्बन वहां पे अलग कर देना जो उसके साथ वहां पे हेलोफॉर्म, उसके अलावा जितने भी बच रहे हैं सारे के सारे उठा करके सोडियम के साथ लगा देना। ठीक है, अभी है उसमें आगे, वो रिएक्शन में भी आपको दिख जाएगा। जितना अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ करके आए हैं, जरा हेलोफॉर्म में उसके कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एथेनॉल और मेथेनॉल है, एथेनॉल और मेथेनॉल को देखेंगे तो एथेनॉल और मेथेनॉल में से कह रहे हैं कि जो एथेनॉल है वो आपके पास पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों दे रहा है पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट? क्योंकि जिस ग्रुप की आपको जरूरत थी वो है इसके पास। मैं अभी एल्डिहाइड कीटोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं। अल्कोहल में ये एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो एथेनॉल है ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था ये CH3COH वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप अगर किसी के पास है तो ये अपने पास क्या परफॉर्म कर सकता है, ये आपके पास हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। मेथेनॉल ये टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मेथेनॉल ये टेस्ट? क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए थे। ठीक है, वो जो वहां पर कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ करके अभी अल्कोहल की बात कर रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप में जब हम लोग आएंगे तो कार्बोनिल में अब आपके पास शुरुआत जो हो रही है यहाँ पर वो हो रही है एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। अब एसीटोन ने तो टेस्ट परफॉर्म करा और कह रहे बेंजल्डिहाइड ने टेस्ट परफॉर्म नहीं करा। एसीटोन ने क्यों परफॉर्म कर दिया होगा? क्योंकि इसके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। अगले वाले में यहां पे देखेंगे पेंटेन 2 और पेंटेन 3 है। अब पेंटेन 2 में भी क्या है, देखो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन नीचे वाले में आपके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में आपके पास इथाइल कार्बोनिल ग्रुप है। ध्यान रहे, इथाइल कार्बोनिल ग्रुप के साथ आपको ये चीज नहीं करनी है। तो आप ऐसा मत समझना कि अगर पेंटेन 2 ने परफॉर्म करा है तो पेंटेन 3 भी करेगा, नहीं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर ये और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कि कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर नेगेटिव आ रहा है। ये देख रहे हो आप, ये पेंटेन 2, ये पेंटेन 2 जो है ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे रही है। क्यों दे रही है पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट? क्योंकि जिस ग्रुप की हमें जरूरत थी वो है इसके पास यहाँ पर। ठीक है, इस वाले ने ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करा, जो कि क्या था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोपेनॉल थी। अब प्रोपेनॉल ने क्यों टेस्ट परफॉर्म नहीं करा? क्योंकि अपने पास जो अल्कोहलिक लिंकेज है वो मिथाइल के बाद एक कार्बन छूटनी चाहिए, उसके साथ हाइड्रोक्सी की लिंकेज होती है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, यहाँ पे तो स्ट्रेट चेन है। ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेट चेन में बन रहा है, ये आपके पास परफॉर्म नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके पास एग्जांपल्स की कहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट हम लोगों को पॉजिटिव बताना और कहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट आपका नेगेटिव निकल करके आएगा, मतलब कौन कौन पॉजिटिव देंगे और कौन कौन नेगेटिव देंगे इनको। और भी कई एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए, आप इनको पढ़ सकते हो।